Welcome to this Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर एक नजर के साथ साथ आपके सवालों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले कृपया एसटीडी कोड 011 भी लगाएं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित, नमस्कार रवि और सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से अभिनंदन। और अमृत महोत्सव के आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, उसका भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं रवि कुमार से। State Bank of India's first quarter net profit dropped 6.7% to 6,068 crore rupees. ICICI Bank and Bank of Baroda raises its lending rates after RBI's hike in repo rate. And on Wall Street, key indices and mix on tech stocks fall and solid jobs data. आर्थिक सुर्खियों में पहली तिमाही में स्टेट बैंक का शुद्ध मुनाफा 6.7% की गिरावट से 6,068 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और अमेरिका में बेहतर रोजगार आंकड़ों से शेयर सूचकांकों में मिला रुझान नजर आया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक का शुद्ध मुनाफा 6.7% लुढ़ककर 6,068 के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि इसी अवधि में ब्याज से होने वाली आय 12.9% बढ़कर 31,196 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इस वर्ष की पहली तिमाही में सकल गैर निष्पादित आस्तियां यानी एनपीए 3.97% से घटकर 3.91% रह गई। इस दौरान एनपीए 1% से घटकर 0.77% दर्ज हुआ। शरद, अगर संक्षेप में जानना चाहूं, दो स्टेट बैंक की जो आज की खबर है उसको दो नजरिए से देख सकते हैं। जो मुझे पसंद है वो एक नजरिया ये हो सकता है कि ब्याज से होने वाली आय में 13% की लगभग बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो शुद्ध मुनाफा है वो उसमें तकरीबन 6.5% का नुकसान हुआ है। इस बात पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के समतः पहले कॉलर एसएल गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ हैं। एसएल गुप्ता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। कोहली जी से मेरा प्रश्न कैपिटल गेन के बारे में है। मोटे तौर पे शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड और प्रॉपर्टी 4 एवेन्यू होते हैं जहाँ पे हमको कैपिटल गेन हो सकता है। जी, मेरे को पूछना ये था कि एक जगह का कैपिटल गेन क्या हम दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? नंबर 1 बात। जी। नंबर 2 बात, काफी टाइम पहले एक प्रोविजन था कि भाई आप किसी नई कंपनी का आईपीओ में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल गेन इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिबेट मिलती है। क्या वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या खत्म हो गया है? धन्यवाद। गुप्ता साहब, पहले मैं आपके दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर देता हूं क्योंकि वो उत्तर छोटा है। एक सुई कड़ा न्याय होता है जिसमें होता है कि छोटा काम पहले करना चाहिए। जी नहीं, वो बहुत पहले की आप बात कर रहे हैं गुप्ता साहब, अब वो प्रोविजन नहीं है और बहुत पुरानी बात हो गई। नए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पर आपको ये पता होगा एक सेक्शन 112A है, उसके अंतर्गत कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको शेयर्स पर होता है तो उसमें 1 लाख रुपए तक की सालाना एग्जेम्पशन है। अब आपने पूछा जो 4 किस्म के एसेट्स, कमोडिटीज, गोल्ड, शेयर्स की बात करी आपने। जी हाँ, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की कैटेगराइजेशन देखी जाती है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप दूसरे एसेट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट करा जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट नहीं करा जा सकता। तो बजाय इस एसेट क्लास कैटेगराइजेशन के मैंने आपको आसान कैटेगराइजेशन बता दी। आप सिर्फ, और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि शेयर्स का जो होल्डिंग पीरियड होता है लॉन्ग टर्म के लिए वो 1 साल होता है, गोल्ड का उदाहरण के तौर पर 3 साल होता है, कमोडिटी का 3 साल होता है, प्रॉपर्टी का 2 साल होता है। तो इसमें होल्डिंग पीरियड्स अलग अलग हैं, पर फिर भी अगर लॉन्ग टर्म डेफिनेशन में वो अगर आ जाता है तो उसको आप इस प्रकार से सेट ऑफ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको सेट ऑफ करके लाभ उठाएंगे। जब उठाएंगे तो हमें बताइएगा जरूर एक बार। जी। Our regular caller R.S. Dahiya from Delhi is online with us. Dahiya Saab, welcome to Market Mantra. Please put your question.
सर, मार्केट मंत्रा टीम को, कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार ढैया साहब। मैंने ये क्वेश्चन सर कई बार मार्केट मंत्रा में पूछा, बट आई हैवंट गॉट एनी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई। मेरा सवाल ये है कि दैट इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम द फंड मैनेजर, इफ ही डज नॉट अचीव द बेंचमार्क परफॉर्मेंस, then he should not be paid any salary and there should not be any expense to the investor. मैं कोहली साहब का ओपिनियन जानना चाहता हूँ। I want that if he can take up with the SEBI for the benefit of all investors, that no performance, no salary to the fund manager. शायद दिल का दर्द है बहुत सारे निवेशकों का। ढैया साहब, you have asked this question earlier also. I categorically remember. And I mean, you're not satisfied because you want this to change, so that's why you're not satisfied. But the fact of the matter is, I have answered, and I like to reiterate what I said earlier. मैंने जो पहले कहा था, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि ऐसा कोई, देखिए, ये AMCs होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती हैं। तो ये एक सेट गाइडलाइंस के अंदर बनाई जाती हैं, सेबी इसको रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन बनी हुई है, उसके अंतर्गत ये काम करती हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है नो परफॉर्मेंस नो सैलरी। अब देखिए, क्योंकि ये मार्केट की वेगरीज जो होती हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द वेगरीज ऑफ स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट वेगरीज के लिए हम किसी फंड को, मैनेजर को जिम्मेवार ठहराएं तो वो थोड़ी सी अटपटी बात लगती है। ये ऐसे ही है जैसे आपके किसी घर के व्यक्ति ने कहा कि ये शेयर ले लो, ये बेच दो, कल को आप उस पर राशन पानी लेके सवार हो गए, लो तुम्हें खाना नहीं देंगे कल से क्योंकि तुमने मुझे गलत शेयर बताया था। तो इसलिए हम उनकी सैलरी रोक दें तो मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादती होगी। फिर तो वो आपसे ये भी कहेंगे अगर हम ज्यादा प्रॉफिट दे के कमाएंगे तो फिर हमें ज्यादा भी दीजिएगा, फिर तो वो ये भी कहने लगेंगे दोनों तरफ काम करना चाहिए। तो उसको इवन ब्रेक फील्ड रखने के लिए ऐसा। पर आपकी आवाज बुलंद है ढैया साहब, आपकी आवाज बहुत दुरुस्त है, बुलंद है, बहुत बहुत प्रोनाउंस्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम और आपका सवाल अगर म्यूचुअल फंड की रेगुलेटिंग एजेंसीज के कॉरिडोर्स में जा रहा है तो आपके सुझाव पर वो जरूर कभी ना कभी विचार करेंगे। आपका सेटिस्फैक्शन मुझे पता है तभी होगा, अभी तो फिर भी नहीं हुआ होगा, पर हमारा जवाब देना फर्ज। And Sharad, the expense ratio in every category, whether it's debt or hybrid or equity, is capped at a certain level. So SEBI is already done. So whatever the fund manager is paid has to be paid within that limit. Yeah, but what he wants is that if they don't make profits, don't pay their salaries as well, sir. वो तो बेरोजगारी फैल जाएगी उससे ढैया साहब। अगले श्रोता मुंबई से हसमुख जी हमारे साथ हैं। हसमुख जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। कोहली साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। नमस्कार सर, मेरा दो प्रश्न है। एक तो ये जो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया लेकिन रिवर्स रेपो रेट नहीं बढ़ाया जी, क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट टर्म में अब सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो उसकी मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगी इन शॉर्ट टर्म 2-3 महीने के अंदर? चलिए हसमुख जी, रेपो रेट का आपको आई एम श्योर पता है, तभी आप ये पूछ रहे हैं। रेपो रेट होता है जिस दर पर बैंक आरबीआई, क्योंकि आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहते हैं, जिस दर पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं और उसी को आगे वो रेट बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको महंगा मिलता है तो आगे वो महंगा दे देते हैं। रिवर्स रेपो आपको पता होगा, रिवर्स रेपो होता है जिस रेट पर बैंक आरबीआई को पैसा जब जमा करते हैं, अपना एक तरह से समझ लीजिए जब वो डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो जिस दर पे, तो अभी जो लक्ष्य था इस रेपो रेट बढ़ाने का, इसी में जवाब छुपा हुआ है कि लक्ष्य था मार्केट से लिक्विडिटी को कम करने का, लक्ष्य था जो देश की बैलेंस शीट है, ओवरऑल फिस्कल जो मॉनेटरी बैलेंस शीट है उसको कम करने का। आपने देखा होगा आरबीआई ने एक बहुत रोचक आंकड़ा दिया जब पॉलिसी आई कि 6,70,000 करोड़ अप्रैल और मई में लिक्विडिटी थी, जो जून और जुलाई में घट के 3,80,000 करोड़ रह गए, जिसका मतलब आरबीआई ने जो रेट बढ़ाया उसका असर साफ साफ देखने को मिला। तो यहां पर क्योंकि हसमुख जी लक्ष्य है लिक्विडिटी कम करना, तो रिवर्स रेपो अगर आप बढ़ाते हैं तो रिवर्स रेपो का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा फर्क हो जाता है, क्योंकि ये वो दर है जिसपे बैंक रिजर्व बैंक को देते हैं। तो मुझे लगता है उस लक्ष्य से ये थोड़ा इतना कंप्लाई नहीं करता है, इस वजह से। दूसरा आपने पूछा कि मार्केट अभी कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, मार्केट ने, आपने देखा होगा कल जब अनाउंसमेंट्स हुई थी तो मार्केट ने उसको बहुत न्यूट्रल रिएक्शन दिया, क्योंकि मार्केट ने इसको पहले से डिस्काउंट किया हुआ था। मार्केट बहुत पहले अंदाजा लगा लेता है जो होने वाला, और जब वो होती है घटना तब उल्टी चाल भी कई दफे चल पड़ता है, आपने नोट किया होगा बहुत बार। तो मार्केट ने इसको डिस्काउंट किया हुआ है। मुझे लग रहा है मार्केट की आगे की चाल डिपेंड करेगी। ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है ये मुझे लग रहा है मार्केट के ऊपर हावी हो सकती है। अगर ये स्टेटस को बना रहे, थोड़ी शांति, थोड़ी खलबली अभी मची हुई है, अगर ऐसा बना रहे तो मार्केट अभी बुलिश टोन में है। वापस एफआईआई जुलाई में पहली बार बहुत महीनों बाद 5,000 करोड़ से ऊपर का इनफ्लो आया है, तो बहुत इंकरेजिंग है। पर सवाल यह है कि कहीं चाइना ने कोई मिसाइल दाग दी ताइवान मेनलैंड पे तो मार्केट एकदम रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस पे ज्यादा नजर रखिए आप, बजाय रेट्स के। रेट्स पे तो जो होना था
हंसमुख जी वो हो चुका है। अब तो आगे नजर रखिए इस पे और उसी के बिहाफ पे मुझे लगता है मार्केट चले। अंडरटोन अभी फिलहाल बुलिश लग रही है जी। Nand Gopal from Delhi is online with us. Nand Gopal, welcome to Market Mantra. Please put your question. थैंक यू। मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएट लेवल पर सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, किसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए? शेयर सिक्योरिटी एनालिसिस। जी जी नंद गोपाल जी, ये तो सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर आप चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या जो भी फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज हैं, उसमें मुझे याद है मैं अपने जब करियर के शुरुआत में आई वाज अ प्रोफेसर इन सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी एनालिसिस होता है तो जागरूकता स्टॉक मार्केट्स के प्रति, सिक्योरिटीज के प्रति बढ़ेगी। आप तो मुझे जहां तक याद आ रहा है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, शायद मुझे लग रहा है उसी के बैकग्राउंड में इन्होंने सवाल पूछा है नंद गोपाल जी, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं। बहुत अच्छा सुझाव है, हम उम्मीद करते हैं आपकी आवाज कॉरिडोर्स तक एजुकेशन मिनिस्ट्री के पहुंच रही होगी। अगर पहुंचेगी तो आपके सुझाव को बाकायदा वेटेज देंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। भोपाल से अगले श्रोता शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते कोहली जी, मेरा सवाल इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर। CRS करके हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। तो मेरे कजाकिस्तान में दोस्त काम करते हैं जो ऑयल वेल में काम करते हैं, वो पूछते हैं कि सर क्या जो इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी है उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट होती है क्या, कि अगर $1 होगा तो भी वो इंडिया के लोग वहां के लोगों को बता देंगे, या कुछ $50,000 के लिमिट होना चाहिए इनकम, तभी वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन देंगे बाहर के लोगों को? और दूसरा, क्या इस बारे में जिस पैन कार्ड के बारे में जानकारी बाहर भेजी जा रही है उसको इसके बारे में बताएंगे कि हमने आपके बारे में बाहर भेजा इन्फॉर्मेशन कुछ टैक्स अथॉरिटी को, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं क्या? थैंक यू शंकर जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, आपके सवालों में कुछ खुशबू सी आ रही है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो ये बात क्यों पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कारण है जिसके कारण वो पूछ रहे हैं, इसी कारण से ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम लाया जाता है। मुझे लग रहा है इसकी कोई थ्रेशोल्ड की आप चिंता मत करिए, आपके फ्रेंड को बोलिए कजाकिस्तान में वो है, और अगर उनका प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है इंडिया में भी काजाकिस्तान में भी, तो मुझे लग रहा है एक्सचेंज होती रहे इन्फॉर्मेशन, उनको क्या फर्क पड़ता है। हम दिल से साफ हैं, हम ट्रांसपेरेंट है, तो चाहे $1 की हो, चाहे $1,00,000 की हो, चाहे $1 मिलियन की हो, मुझे लग रहा है हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी बात का अगर मैं प्रिसाइज उत्तर दूं तो ये हर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में एक लिमिट सेट की जाती है, 2 सरकारों के बीच में होता है, हमें और आपको नहीं बताने वाले साहब, ये बात आप चिंता नहीं करिए। ये चुपचाप जब खबर आ जाएगी तब आपको पता लगेगा। आप अपने दोस्त को बोलिए कि अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहें और पूरा डिस्क्लोज करें, होती रहे एक्सचेंज, उनको रात को चैन से नींद तब भी आनी चाहिए। As Ghalib said famously, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल आपने बिल्कुल you hit the nail on the head. Let's go across to our next caller, Pankaj from Delhi online. Pankaj, welcome to Market Mantra. Please put your question. Hi, good evening. I am from Mumbai. My question is, how does one select the proper sectors, and if you have a 5 to 10 year horizon, then are there any evergreen sectors which you have in mind? Thank you. Pankaj, that's a good question. You know, how do you select sectors? Pankaj, selection of sectors is a very dynamic proposition. Why? Because at a particular time, for example, let's say when COVID had started, we were betting on pharma. When the lockdowns happened, we started betting on FMCG. When the automobiles industry started booming, we were betting on steel and other automotive companies. So I think this is a very changing situation. It's a very dynamic situation. So there is no standard hard and fast rule for selecting a sector, except the fact that the economic situation, the macroeconomic and the sectoral situation is conducive to that sector, then you select. As far as the second part of the question, that which sector is evergreen, I think one or two I can name, although this is a very detailed discussion. You know, I would say you can bet on defense sector for now. Again, I'm giving you a 4 to 5 years horizon. You can bet on FMCG for now. Even banking and financial, we were talking during the day. They are looking good, but all this is subject to defense. Of course, if the geopolitical thing happens, defense is going to boom at that time. We hope that doesn't become the reason for it booming. But then these are 2 or 3 sectors which you can keep an eye on. Although automobiles, many analysts say, including me, that even automobiles can be good, especially where there is electric vehicle element. So you can pick these sectors, but this is a constant, analysis which is required and a very dynamic situation, Pankaj. So keep an eye at all times.
प्रश्नों के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और खबरों पे बहुत जल्दी से नजर डाल लेते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी कल रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने आज प्रधान ब्याज दरों में आधा प्रतिशत की वृद्धि कर 9.1% कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी रेपो आधारित ब्याज दरों में आधा प्रतिशत तक की बढ़त कर 7.95% कर दी। अगले श्रोता के रूप में खजुराहो से जितेंद्र हमारे साथ हैं। शायद उससे पहले दिल्ली से गौतम हमारे साथ हैं। गौतम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद आपका, सभी को नमस्कार। कोहली सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल जी कहते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ओनली वी नीड coal and burning the coal. So how come electric vehicle is more environment friendly than the conventional or petrol and diesel? And second question was that like startups like many other wallet startup, food delivery startup, or maybe like some cabs or sort of startups, इनके शेयर बहुत डाउन है, काफी टाइम से डाउन है। तो इनकी क्या इम्प्रूवमेंट की आपको एक्सपेक्टेशन है? Gautam, both are very good questions. In fact, a lot of people think that if electric vehicles are so environment friendly and we are going gaga about electric vehicles, then why is it that we are still using electricity to charge those famous lithium batteries and so on and so forth? But I must tell you, Gautam, you have to see on relative terms. The environment pollution or the environment damage due to petrol and diesel, the fossil fuels, the traditional fossil fuels, vis-a-vis charging a battery, from those charging stations, there is a phenomenal difference of generating that much of electricity which charges your battery. It is a fraction vis-a-vis the fossil fuel burning which happens in the environment. So if you do a relative analysis, you will find that one is a top of a mountain, the other the whole mountain, the other is tip of a mountain. So that answers your first question. I think there is no comparison. This is a fraction of what happens in the other direction. Your second question was about startups. Yes, a lot of startups, we can't name them here, are not doing very well. This is the reason for that is that these startups, for the initial few years, for the 4 to 5 years in the beginning, they focus on their valuations. They focus on where the funding is. And off late, I think the funding has dried up because of the interest rate rise. The funding has dried up. So I think these startups are facing a bit of a challenge. They have even laid off certain employees. I've got, in fact, a list of, startups which have laid off employees, how much have been laid off by whom. So therefore, yes, but then you have to keep them for long term, Gautam. In short term, you're right, they are not doing very well. In fact, I'm a startup mentor myself. And one thing that I say at all startup conclaves is that focus on your bottom lines. You're focusing on your valuation, that when do I exit from the startup when my valuation from 100 crore goes to 10,000 crores, and then I quietly exit and put that mala in somebody's head and disappear. So that is why I think they should focus on bottom lines. That is my advice. But wait for a few years if you're holding on to some shares. I think at least some of them, or let's say half of them, will come into profit. I can't say if all of them would be able to come into profit, although I don't mean anything bad for the startups. Yes. Jitendra from Khajuraho is online with us. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please put your question. जी नमस्ते, और शरद कोहली सर को नमस्ते। नमस्कार जितेंद्र जी। सर, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में जो आम चुनाव होते हैं या राज्य के जो असेंबली चुनाव होते हैं, तो उससे शेयर मार्केट प्रभावित होता है। तो क्या जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उससे भी प्रभावित होता है? और दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिकी फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ऐसा माना जाता है। तो उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर होते वो इंडिया की ओर अग्रसर होते, उसके पीछे कौन से कारण हैं इसमें? जितेंद्र जी, पहला सवाल तो आपका बहुत मजेदार है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के, देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक सेरेमोनियल पोस्ट है, और हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस भी होते हैं। वो एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। ज्यादा इलेक्शन का इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल जहां पोस्ट होती है, क्योंकि जहां पर पॉलिसी मेकिंग जिस सरकार ने डिसाइड करना हो, जिस सरकार ने आगे की रूपरेखा अर्थव्यवस्था की तय करनी हो, वहां पर इलेक्शंस का ज्यादा असर देखा जाता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का आप चिंता नहीं करिए, इसका स्टॉक मार्केट्स पे बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर से भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात है अगर जो रूलिंग सरकार है और एक अच्छे राष्ट्रपति और हमें उपराष्ट्रपति मिलते हैं, हमारे महामहिम जिनको बोलते हैं, तो ये एक वैसे जनरली देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा इन्होंने एक और चीज पूछा था, फेड जब रेज करता है तो इंडिया में रेज करता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इन्वेस्टर्स क्यों आकृष्ट होते हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर फेड रेट बढ़ाता है, और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, कल जो आरबीआई ने रेट बढ़ाया है,
हालांकि उन्होंने इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए बढ़ाया है। दिस इज अ टूल विच ऑल सेंट्रल बैंक्स यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। पर इसमें से काफी कंपल्शन इस वजह से भी है कि फेड ने जो बेतहाशा रेट बढ़ाने की एक मुहिम चलाई हुई है, तो उसमें आरबीआई को कैचअप करना पड़ता है। अब ये क्यों, अगर वो ना करे तो क्या होगा कि दोनों रेट्स के बीच में डिफरेंस आ जाएगा और यहां जो पैसा लगा हुआ है भारत में, वो कहेंगे भैया हमारे यहां तो अच्छा ब्याज मिलता है, आप भी यहां आके इन्वेस्ट करो ना। तो उस गैप को कम करने के लिए वो लोग आरबीआई को भी बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि वो उल्टा आकर्षित उधर की तरफ ना हो जाएं, हम उनको कैचअप करके रहें। वरना क्या होगा कि पैसा जाने लग जाएगा। हमने देखा पिछले 1 साल जब स्टॉक मार्केट से पैसा जाता रहा तो उसका क्या हश्र हुआ स्टॉक मार्केट पे। अब थैंकफुली जुलाई में थोड़ा बदला है। तो उसको अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए देश को, और बहुत ज्यादा गैप ना हो जाए, इसको आरबीआई को कई दफे उनको कैचअप करने के लिए भी बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए फ्रंट लोडिंग आरबीआई कर रहा है ये रिपो रेट में जो इस रफ्तार से बढ़ रहा है। जी, दिल्ली से अगले श्रोता सतीश हमारे साथ मौजूद हैं। जी सतीश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। कोहली साहब, मेरा 2 क्वेश्चन है छोटा जी। एक क्वेश्चन ये है कि क्या रिवाइज रिटर्न भरी जा सकती है? रिफंड क्लेम नहीं किया पहली रिटर्न जो भरी है उसमें जी इसी साल का। जी। और दूसरा क्वेश्चन है कि पेट्रोल और डीजल का नया पेट्रोल पंप खोलने का फीचर क्या है? थैंक यू सर। सतीश जी, रिवाइज रिटर्न आप बिल्कुल भर सकते हैं। अगर मैं ठीक सेक्शन याद कर रहा हूं तो सेक्शन 139(5) है, सब सेक्शन 5 होता है जिसके अंतर्गत रिटर्न रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है। आप बिल्कुल उसको फाइल कर सकते हैं, पर वो तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती। तो आप बहुत जल्दी आजकल प्रोसेस हो रही है। अगर ये त्रुटि हो गई है आपसे तो मैं आपको सलाह दूंगा आप उसको जल्दी से रिवाइज करें, अपने पोर्टल पे जाएं, लॉग इन करें, वहां पर आप ऑप्शन क्लिक करेंगे, रिवाइज रिटर्न का आता है, और जो आपने रिफंड क्लेम करना मिस हो गया बिल्कुल करें, आपको रिफंड आएगा और रिवाइज रिटर्न का बाकायदा मौका दिया जाता है। पेट्रोल और डीजल का इन्होंने कुछ पूछा था, नया ओपनिंग न्यू पेट्रोल। हाँ, न्यू पेट्रोल पंप लेने के लिए देखिए, जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये समय समय पर जो इनके रीजन्स होते हैं, जोन्स होते हैं, जहां पर भी इनको गैप महसूस होता है कि यहां पर अब नया हाईवे बन गया, एक पेट्रोल स्टेशन की जरूरत है, तो ये लोग टेंडर्स फ्लोट करते रहते हैं, ये लोग अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करते हैं। तो आप उन पे नजर रखिए। हमारी जो भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, आप इनके बाकी कुछ निजी कंपनीज भी चलाती हैं पेट्रोल पंप, उनसे संपर्क में रख सकते हैं। मैं सलाह दूंगा आप ऑनलाइन इनकी साइट्स पे जाएंगे तो वहां पर समय समय पर जब भी पेट्रोल स्टेशन की जरूरत होती है तो आप अगर एलिजिबल हैं, जो उसके लिए क्राइटेरिया होता है, कुछ जमीन होनी चाहिए, कुछ बेसिक नेटवर्थ होनी चाहिए, उस सब का क्राइटेरिया चेक करके आप बिल्कुल पेट्रोल बेचें, और कीमत ज्यादा मत बढ़ाइएगा लोगों के लिए। जी। Keshav from Mumbai is online with us. Keshav, welcome to Market Mantra. Please put your question. गुड इवनिंग सर, और कोहली साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार केशव। जो पोस्ट में सर वो एक स्कीम है किसान विकास पत्र, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, कितने पीरियड के लिए होती है? मैं 10 लाख डालने की सोच रहा हूँ इसमें जी। तो इसके बारे में क्या ये स्कीम जो है टैक्सेबल होती है सर? थैंक यू। किसान विकास पत्र केशव जी टैक्सेबल होती है, एग्जाम तो नहीं होता है। इसका जो ब्याज हर साल मिलता है, जैसे आपने देखा होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, वो एक्यूमुलेटेड फॉर्म में जब मैच्योर हो जाता है तो आपकी उसको मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। उसका रूल ये होता है कि हर साल इंटरेस्ट एक्रू होता है, जो आपको अपनी टैक्स में दिखाना भी होता है। 5 साल इसकी मियाद होती है, अगर मैं ठीक 10 years and 4 months। हाँ, 10 ईयर, सॉरी, जो डबल, हाँ 10 साल 4 महीने। थैंक यू रवि और अमित मेरे को करेक्ट करने के लिए। 10 साल इसकी मियाद होती है। आप 10 लाख इसमें डालना चाहते हैं, पर केशव जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सारा का सारा ये आपकी जमा पूंजी है या ये आपकी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा है? तो अगर ये जमा पूंजी का कुछ हिस्सा है फिर तो ठीक है, पर सारी की सारी जमा पूंजी एक ही विकल्प में नहीं डालनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत होती है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो मैं आपको सलाह दूंगा इसको 2-3 चीजों में आप स्प्रेड करें। पोस्ट ऑफिस की ही, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से एडमिनिस्टर होता है, और भी स्कीम्स हैं, आप 2 लाख 3 लाख 2-3 स्कीम्स में छांट के उसको डाल सकते हैं। पर अगर आपका जमा पूंजी का कुछ अंश है तो फिर आप जरूर किसान विकास पत्र डालें, बहुत ही प्रशंसनीय है। जी। अगले श्रोता के रूप में जितेंद्र जयपुर से हमारे साथ हैं। जी जितेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, धन्यवाद सर। मार्केट कैप क्या होता है किसी कंपनी का और उसकी गणना कैसे होती है, पहला। और दूसरा प्रश्न उसी में है कि क्या कोई शेयर परचेज करते समय मार्केट कैप को भी ध्यान रखना चाहिए? जितेंद्र जी, मार्केट कैप होता है जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोट कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी के, उसको जब हम शेयर की कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो मार्केट कैप निकल आती है। 3 तरीके की मार्केट कैप होती है। 5,000 करोड़ से कम अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप है उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ है उसको हम मिड कैप कहते हैं। 20,000 करोड़ से ऊपर है हम उसको लार्ज कैप कहते हैं। तो ये 3 तरीके की मार्केट कैप होती है। देखा जाता है, जो बहुत सारे जो हम फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी का,
जितनी बड़ी मार्केट कैप होगी, ऐसा माना जाता है जितेंद्र जी कि उतनी ज्यादा कंपनी लुभावनी होती है, उतनी ज्यादा सेफ होती है। इसीलिए आप स्मॉल कैप में कभी कभी लोगों का इंटरेस्ट कम होता है तो देखी जाती है, पर अकेला जितेंद्र जी यही फैक्टर नहीं है देखने का, ये हमेशा ख्याल रखिएगा। इसको इन टोटलिटी बहुत सारी और चीजों के साथ भी देखा जाना चाहिए जी। A regular caller Gurunath from Thane is online with us. Gurunath, welcome to Market Mantra. Please put your question. जी सर नमस्कार, कोई सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा क्वेश्चन था है जो शेयर मार्केट में सर ये जो ब्रोकरेज होते हैं ब्रोकर, सर ये क्या मतलब सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं और इनका जो कमीशन होता है वो क्या मतलब ये तय किया हुआ है सेबी ने? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही मतलब इन्वेस्टर से वसूलने से, तो सर ये क्या सर थोड़ा बताइए। देखिए पहला सवाल आपका था गुरुनाथ जी, रजिस्टर्ड होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी ब्रोकर ऐसे नहीं बन सकता है। एनएसई और बीएसई की टिकट्स होती हैं, उन टिकट्स को लेने के बाद, ऑथराइज होने के बाद तभी कोई ब्रोकर बन सकता है। और कमीशन पे भी इनकी अनलिमिटेड कमीशन तो नहीं ले सकते हैं, पर मुझे नहीं पता लग पा रहा कि आपको कौन से ब्रोकर ने कितनी कमीशन ली, क्योंकि ये तो आप स्पेसिफिक्स बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि कितनी कमीशन आप पे कर रहे हैं। नॉर्मली सब ब्रोकर्स, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है आजकल गुरुनाथ जी, कि आपको जो कुछ ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं वो तो बहुत कम पैसे पे, 10 पैसे पे, 5 पैसे पे भी काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है गुरुनाथ जी कोई भी ब्रोकर अभी अफोर्ड कर सकता है कि वो गैर जायज तरीके से पैसे वसूले, वरना अगर ऐसा होगा तो फौरन लोग दूसरे ब्रोकर के पास, अब तो बैठे बैठे फोन से ही अकाउंट खुल जाता है, वो खुल जाते हैं। तो आप किसको फालतू दे रहे हैं, आप बताइएगा कितना दे रहे हैं, आप किसको मत बताइएगा कितना दे रहे हैं, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि आप ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसे हम जनरल इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे जी। Let's quickly look at the US markets before moving forward. On Wall Street, key indices ended mixed yesterday while getting weighed down by Tesla and other technology-related stocks and by a solid jobs report, which further weakened optimism that the Federal Reserve might let up its aggressive campaign to rein in decades-high inflation. Data showed US employers hired far more workers than expected in July, the 19th straight month of payrolls expansion, with the unemployment rate falling to a pre-pandemic low of 3.5%. So the S&P 500 shed 7 points or 0.2% to end at 4,145. The Nasdaq fell 63 points or 0.5% to 12,658. But the Dow Jones Industrial Average rose 77 points or 0.2% to 32,803. And possibly the last caller for this edition, Ravi Narayan from Bhilai. Briefly, quickly, please put your question. Ravi, are you there with us? Can you listen? Yeah, Please put your question quickly. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत ही सुंदर प्रेजेंट करते हैं। गालिब तक को बकायदा याद कर लिया जाता है इस प्रोग्राम में, मजा आ गया। मेरा क्वेश्चन, अभी कोहली साहब ने कमेंट किया था कि स्टार्टअप में जो है वो जो है अच्छे से ग्रो करते हैं, बॉटम लाइन की चिंता किए बगैर, और वन फाइन डे जो है किसी दूसरे को माला पहना के हट जाते हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। कल को कभी ये अपने देश का जो आज जिसके बारे में हम बहुत शान से सोच रहे हैं स्टार्टअप करके, वो एक हमारे लिए एक मेनेस बनेगा क्या? ऐसा नहीं है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुके हैं, और जिस रफ्तार से ये अगर जाते हैं तो उतने नए शुरू भी होते जाते हैं। हमारे देश में बहुत टैलेंट है रवि जी, और उसी रफ्तार से दे कीप कमिंग बैक। सो नथिंग टू वरी, बट जस्ट बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग, बी वेरी एनालिटिकल, थॉटफुल बिफोर यू इन्वेस्ट। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर जी। जो हमारी टैगलाइन है, सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ साथ शरद जी आपका इतने सरल और सुंदर शब्दों में आपने सभी श्रोताओं का भरसक उनकी जो जानकारी थी, उनके जो सवाल थे, उसका सवाल जवाब देने का प्रयास किया है। और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Thank you, Sharad, for joining us live. And it's a pleasure. Your presentation, as Ravi Narayan just said, is always wonderful. No, thank you so much. My pleasure. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. The domestic equity benchmarks climbed more than 2.5% during the week ended yesterday. Sensex regains the 57,500 mark. Nifty settles about 17,150 level. And US stocks extend gains yesterday amid positive corporate news. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.